हिंदी टाकीज में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मोटेराम जी शास्त्री। पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आप उस आंदोलन का खूब विरोध किया करते थे। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्त की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा होना चाहिए। मोटेराम बोले, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा ही विरला दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटेराम बोले, वैद्य की पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का है। दो चार सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिस्गाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम भिस्गाचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हड़बहेड़ा आंवला कुछ छान कर रख लूंगा। बस, इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बनवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां भी दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है। स्त्री बोली, लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो क्या फायदा करेगी? मोटेराम बोले, फायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है। वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे विकार शांत होने पर अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष जो 4 मर गए, वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्त बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहां तहां 2-4 कवित्त भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ। इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोउल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी। न अब अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम दवाएं बनाओगे कैसे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटेराम बोले, प्रिय, वास्तव में तुम बड़ी मूर्ख हो। अरे, वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यक नहीं है। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो,
ताकों पर 10-5 शीशियां बोतल हों, इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि आप ही कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे जितना ज्ञान है, यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आ जाया करेंगे, बस वही मेरे दल्ला होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य की करूंगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है। चारों ओर से ठोकर खाकर तुम्हें फिर वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटेराम बोले, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री बोली, इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं बन सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटेराम बोले, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री बोली, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहां 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्यकी का ढोंग क्यों रचते हो? मोटेराम बोले, मुझे ऐसे ऐसे गुण मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी न मालूम होंगे। और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। वह बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा। किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटेराम ने हंसकर कहा, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्राते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना करूंगा। कहूंगा, मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गई। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। विस्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के तो भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकाकर औषधियां खिलाते। और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि अब शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में वही एक थे। गुप्त रोग से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं किसी दिन पछताओगे। मगर भाविक तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर होते देखकर बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी।
तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप का जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दन दनादन सफर करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती? मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव लात पड़ने लगे। यूं तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते? कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा आदमी बोला, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख पोतवाओगे? पंडित जी बोले, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मारा गया। दूसरा बोला, आज ही लखनऊ से गायब हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पंडित जी बोले, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खा के कहता हूं, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा बोला, अच्छा भाई, सब लोग इसे 5-5 लाते लगाकर छोड़ दो। पंडित बोले, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा आदमी बोला, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू करो। पचलती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पचलती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबरा कर पूछा, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे राम बोले, हाय भगवान, मार डाला। स्त्री बोली, कहाँ दर्द है? इसी मौरी कहती थी, बहुत रबड़ी न खाओ। मोटे राम बोले, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चांडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री बोली, अच्छा तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे ही हो, बहुत अच्छा हुआ। हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे? मोटे राम बोले, हाय हाय रांड, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी है। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। अरे किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री बोली, नहीं नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, अभी कुछ और दिन यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सोची, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। और हाँ, वह रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित जी बोले, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई, उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री बोली, ओ तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद्य की चल पड़ी थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर फिर वही पढ़ौनी करनी पड़ेगी। हो तकदीर के तुम बहुत ही खोटे।
प्रातःकाल मोटेराम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर सब सामान लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर न आता था। पंडित जी बड़े कराह रहे थे और उनकी स्त्री सामान लदवा रही थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।